मैम ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। मोटिवेटेड रहने का यही है कि आप अपने अराउंड ऐसे लोग रखो जो आप पे ट्रस्ट करते हो कि नहीं आप कर लोगे। इतना नहीं था कि मेरे 138 आ जाएंगे, मेरे को था कि मैं नेट तो क्लियर कर लूंगी जिस हिसाब से मैं पढ़ती हूँ। तो इसलिए अगर आपकी वीकनेस आपको पता है कि आप ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करते हो या आपको मेमोराइज नहीं रहता। सक्सेस की स्टोरी में आज की जो सक्सेस स्टोरी है ये अपने आप में काबिले तारीफ है। बिकॉज CSIR नेट जून 2025 एग्जाम में इतनी अच्छी रैंक ले आना बहुत ही मुश्किल था। वेलकम एवरीवन, वंशिका जिनकी रैंक है ऑल इंडिया रैंक 8th है इन द CSIR नेट लाइफ साइंसेज 2025 एग्जाम। वेलकम वंशिका। थैंक यू मैम। सो वंशिका, मैं सभी को बता दूं कि वंशिका हमारी यूट्यूब स्टूडेंट है और काफी टाइम से हमें फॉलो कर रही हैं। तो आज उनकी सक्सेस स्टोरी जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, और आपको डेफिनेटली वो हेल्पफुल मिलेगा, आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है आगे के प्रिपरेशन के लिए। तो वंशिका, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके अचीवमेंट के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। सो वंशिका, अगर आप शेयर करना चाहें कि आपका ये कौन सा अटेम्प्ट था। बैकग्राउंड स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर हम क्वालिफाई करना चाहते हैं विथ रैंक। तो हमने शुरुआत कहाँ से की, किस तरीके से मोटिवेटेड रहे, ये सारी बातें एक बार आप शेयर कीजिए। मैम ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। और इसके अंदर मेरे 138.5 मार्क्स आए, 99.98% ऐसा ही है। तो इसमें कि मेरी बैचलर्स हुई है ओडीएम वीमेन कॉलेज से जो एफिलेटेड है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और मेरी मास्टर्स ऑन कैंपस हुई है जीजीयू से। तो मैंने मास्टर्स के टाइमिंग में ही सोचा था कि मुझे सीएसआईआर के लिए पेयर होना है, क्योंकि मुझे आगे रिसर्च में इंटरेस्ट था। तो जैसे कि हर एक एमएससी होती है, जैसे बॉटनी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। तो हर एक फील्ड के अंदर आपके सब्जेक्ट होते हैं। जैसे प्लांट फिजियो बॉटनी के अंदर होते हैं, तो आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो अपनी यूनिट्स जो आपको सही लगे, क्योंकि लाइफ साइंस में 13 यूनिट है। बिल्कुल। जैसे मैंने तो 3 यूनिट छोड़ी थी, जैसे प्लांट फिजियो, क्योंकि मैं माइक्रोबायोलॉजी से हूँ, तो मेरा प्लांट फिजियो में थोड़ा मतलब मुझे थोड़ी कम समझ में आती है, तो मैंने वो छोड़ी थी। तो आप अपने हिसाब से कोई भी 9 या 10 यूनिट्स देख सकते हो, बट मैं सोचती हूँ कि हर एक यूनिट से आप एक बारी गो थ्रू कर जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि क्वेश्चन का लेवल क्या आ सकता है। आसान भी आ सकता है, मुश्किल भी आ सकता है। अगर आपने एक बारी सरफेस लेवल पे पढ़ी होगी तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। तो मेरा तो यही था मैम। और मोटिवेटेड तो मैम कुछ पेरेंट्स होते हैं कि मोटिवेशन के लिए, और मतलब आपका राइट सर्कल ऑफ फ्रेंड होना चाहिए जो मतलब खुद इस चीज की तैयारी कर रहा हो, ताकि आप उनसे पूछ भी सकते हो। आप पूछोगे तो आपकी थोड़ी बहुत नॉलेज भी इनहेंस होगी टॉपिक के बारे में, कोई भी चीज के बारे में। और प्रोफेसर से थोड़ी गाइडेंस लेनी चाहिए जो आपके यूनिवर्सिटीज में होते हैं। तो मेरी जर्नी में तो मैम खाली मेरा अकेले का तो रोल नहीं है, क्योंकि वो तो सेल्फिश हो जाएगा कहना। आपका भी है, क्योंकि मैंने आपको अप्रोच किया था व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, तो मैंने आपसे भी बहुत गाइडेंस लिया है, बहुत सारे डाउट पूछे हैं। तो उस हिसाब से ऐसे मोटिवेशन, मतलब मोटिवेटेड रहने का यही है कि आप अपने अराउंड ऐसे लोग रखो जो आप पे ट्रस्ट करते हो कि नहीं आप कर लोगे। या फिर जब आपको हो कि नहीं हो पाएगा, डाउट आए, तो वो आपको थोड़ा मोटिवेट करे, मतलब राइट गाइडेंस से थोड़ा बोले। और नोट्स का ये है कि पहले आप नोट्स बनाओ किसी भी यूनिट के, उसके बाद आप जिससे भी आप कोचिंग ले रहे हो उसकी पीवाईक्यू, हर कोई कोचिंग सॉल्व करवाती है तो वो सॉल्व करो, वरना आप खुद से कोई भी पीवाईक्यू बुक लेके, जैसे मैंने पास फाइंडर क्लियर की थी, तो उससे आप सॉल्व करो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो टॉपिक किया है वो कितना अच्छे से किया है। सबसे ज्यादा जरूरत तो यही है कि आप उस टॉपिक को ज्यादा मतलब कॉन्टिन्यूस रिवीजन करो, ताकि वो टॉपिक आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए, ताकि आप उसके पीवाईक्यू लगाओ तो आपसे आसानी से सोल्व हो जाए। तो मेरा तो यही था मैम। तो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस कंसिस्टेंट एफर्ट जो कि आपके यूनिट्स में भी था। आपने पहले तो बिल्कुल सॉर्टेड माइंडसेट से अपनी यूनिट सेलेक्ट कर ली कि भाई मुझे 9 से 10 पढ़ना है, और जब आपने जी नौ से मैम। दस पढ़ लिया तो आपको लगा कि नहीं, बाकी भी एक बार देख लेते हैं। राइट। यस मैम। कुछ आपकी फेवरेट्स रही होंगी डेफिनेटली। और उसके बाद आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस आप बता रही थी। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस पे कितना ध्यान दिया, लाइक कौन से वो टाइम होता था और कितने आवर्स आप डेली स्टडी करते थे? बिकॉज ये एक क्वेश्चन आता है कि मैम डेली कितना पढ़ना चाहिए। मैम डेली तो ऐसे नहीं हो पाता था, क्योंकि मैं रेगुलर स्टूडेंट थी यूनिवर्सिटी में। तो जैसे कि हमारी कुछ कॉमन यूनिट मैच होती है, जैसे सेल बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो हर एक मेरे हिसाब से में आती है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप अगर कॉलेज गोइंग गोइंग हो,
तो आप मतलब अपने नोट से ही पढ़ो जो आपने जैसे नेट के बनाए हैं, क्योंकि अगर आपको टॉपिक क्लियर होएगा तो आप रिटर्न में भी लिख के आ सकते हो और आपको एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो उस चीज का। तो बिल्कुल। मैं यही करती थी कि अगर मेरा सब्जेक्टिव पेपर है तो मैं अपने सीएसआई वाले ही नोट्स पढ़ के जाती थी उसमें, ताकि मेरा सब्जेक्टिव तो हो ही जाता था उससे, और मेरा मतलब ऑब्जेक्टिव के लिए भी मेरी रिवीजन हो जाती थी। और पीवाईक्यू तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लेक्चर के बाद जो पीवाईक्यू करवाते हैं, कोई भी कोचिंग करवा रही है या आप करवाते थे हर एक लेक्चर के बाद में, वो मस्ट है। क्योंकि आप उनको सोल्व कर लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आएगा, क्या कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस वे में पूछा जाएगा। तो मैम पीवाईक्यू तो मस्ट है मेरे हिसाब से, बिना पीवाईक्यू सोल्व किए तो आपका पेयर होने का कुछ वो बनता ही नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न बताते हैं आपको एग्जाम का, और एक आपको राइट डायरेक्शन मिलती है कि किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अब वंशिका, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने बता दिया, नंबर ऑफ आवर्स आपने कहा कोई फिक्स नहीं थे, लेकिन मैं एक डेडिकेटेड पढ़ाई करती थी जिससे मेरा हो जाता था। अब इसके बाद एग्जामिनेशन हॉल में इस बार का पेपर बहुत डिफिकल्ट आया, कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल ही नए क्वेश्चंस आए। आपने वहां क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि आपका 138 आपने स्कोर कर पाए, विच इज अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है, 138 मार्क्स ले आना, और ऑल इंडिया रैंक अंडर 10, विच इज वेरी नाइस वंशिका, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये बार बार कहते हुए। तो एक बार आप स्ट्रैटेजी जरूर बताइए एग्जामिनेशन हॉल की। मैम एक्चुअली ना मुझे इतना नहीं था कि मेरे 138 आ जाएंगे, मेरे को था कि मैं नेट तो क्लियर कर लूंगी जिस हिसाब से मैं पढ़ती हूँ। तो मेरा नेट का ही था। पर अब क्या होता था, जैसे मैं पीवाईक्यू सॉल्व करती थी क्लास के बाद, जो पीवाईक्यू सॉल्व करती थी वो तो लग जाते थे, बट आप एक यूनिट के बाद जब दूसरी यूनिट शुरू करते हो, जब पिछले वाले रिवीजन करते हो पीवाईक्यू की, तब आपके ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं, तब आपको पता चलता है नहीं है तो आपको मेमोराइज नहीं है चीज। तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे को चीजें ज्यादा मेमोराइज नहीं रहेगी अगर मैं इतना सारा सिलेबस देख के चलूंगी तो। और मैं थोड़ा पैनिक कर जाती हूँ एग्जाम हॉल में भी, और जैसे कोई पेपर वगैरह दे रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा मेमोराइज नहीं हो पाता जल्दी से। तो और क्या होता था कि मैं जैसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ तो उसमें मैं एक बारी तो सही टिक कर दूंगी, अगर मैं वापस से उसको देखूंगी ना तो मैं उसको मतलब नेगेटिव ही मार्क करके जाऊंगी, क्योंकि ओवर एनालाइज कर देती हूँ उस क्वेश्चन को। तो मैंने यही सोचा था कि अब की बारी जो क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए हैं एग्जाम के अंदर, उससे मैं दोबारा अपना टाइम खराब नहीं करूंगी, क्योंकि इससे या मेरे क्वेश्चन भी छूटेंगे जो लास्ट में सेक्शन सी में, बी में, ए में जो मैं छोड़ूंगी। तो और मेरा मतलब ओवर एनालिसिस से गलत भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आपकी वीकनेस आपको पता है कि आप ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करते हो या आपको मेमोराइज नहीं रहता, आपको उस चीज पे वर्क करना है। जैसे मेरी ये थी कि मेरा नेगेटिव मार्किंग का ज्यादा रहता था, तो मैं उस क्वेश्चन को ऐसा होता था कि एक बार ही सॉल्व करूंगी, उसमें अच्छे से सॉल्व करूंगी पढ़ के, उस पर दोबारा से नहीं आऊंगी वरना टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। और स्ट्रैटेजी ये रही थी मैम पेपर में कि मैंने ए बी सी तीनों सेक्शन लिए थे। जैसे ए में ज्यादा टाइम लग जाता था, तो इसलिए क्या होता था कि 10 क्वेश्चन पहले सेक्शन ए के सॉल्व करे, फिर सेक्शन सी पे गई कि 20 25 उसके सॉल्व किए, फिर सेक्शन सी पे गई थी, ऐसे किया था। और फिर वैसे रोटेशन से सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन। ओके। और सेक्शन सी में एक ये है कि आपको ना ज्यादा टाइम जो लेते हैं क्वेश्चन वो आपको देखने पड़ेंगे। जैसे मैच द फॉलोइंग होते हैं उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, फिलिंग द ब्लैंक्स होता है उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, तो वो आपको उसमें से ढूंढने पड़ेंगे कि कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जैसे मेरा है कि मैं मैच द फॉलोइंग कर सकती हूँ, अगर आपको एक बिल्कुल करेक्ट आता है ना कि इसका यही आंसर हो सकता है, तो आप उसमें से ऑप्शंस में से देख सकते हो। तो मेरा यही रहता था, फिलिंग द ब्लैंक्स और मैच द फॉलोइंग जो क्वेश्चंस है उनको ऐसे ढूंढ के और वही करने, और जो मुझे मिले नहीं ज्यादा सेक्शन सी में तो वो मैंने छोड़ दिया। ओके। तो आप लोग वंशिका की स्ट्रैटेजी से एक बात बहुत ही क्लियरली समझ में आ रही है कि सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। हर एक स्टूडेंट का अपना एक लेवल होता है, किसी को पार्ट ए में प्रॉब्लम होती है, किसी को पार्ट सी के नेगेटिव ज्यादा होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेल्फ एनालिसिस से अपनी प्रिपरेशन करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और टाइम वेस्ट नहीं करना है सबसे इम्पोर्टेंटली, बिकॉज 6 मंथ का ये पूरा सिलेबस होता है, और हर 6 मंथ पे आपका एग्जाम होगा, उसी 6 महीने में आपको परफॉर्म करना है। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई वंशिका आपने। एंड एक अच्छा। बार जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वंशिका बहुत सारे स्टूडेंट्स रिमोटली पढ़ते हैं, यानी किसी दूसरे स्टेट में हैं, और हो सकता है कोई विलेजेस से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप ऐसे स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट करना चाहेंगी, क्या उनके लिए आप बोलना चाहेंगी जिनका बेसिक्स भी नहीं क्लियर है, किस तरीके से उनको अप्रोच करना चाहिए पढ़ाई। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप मतलब 11 12 के एनसीईआरटी उठा सकते हो, या फिर मेरे हिसाब से जो हम एमएससी वगैरह में पढ़ते हैं जो हमारा कोर सब्जेक्ट होता है, उसके अंदर आपके बेसिक क्लियर हो जाता है अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ो।
उसके बाद ना रिमोट से पढ़ते हो तो सभी ने रिमोट से ही पढ़ाई की है, क्योंकि ऐसे मैम सी एस आई नेट की तो एक जगह पे आपको कोचिंग मिलती नहीं है, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पे भी नहीं मिलती, मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की थी। तो आप ये कर सकते हो कि आप टीचर से कांटेक्ट कर सकते हो, और वो चीजें हैं जैसे हम, मैं भी मैम से, पायल मैम से, मेघना मैम से ऐसे ही मिली थी कि हमारा ग्रुप बना हुआ था, तो उसके थ्रू ही मैंने मैम को अप्रोच किया था। और मैं मैम को टॉपिक्स बता देती थी कि मैम अगले यूट्यूब चैनल पे आप ये वाला टॉपिक करवा दो, ये वाला टॉपिक करवा दो, तो आप टीचर्स को बता सकते हो, और ये हेल्प करते हैं उस चीज में। जैसे आपको PYQ चाहिए हो हर एक टॉपिक वाइज, तो आप बोल सकते हो कि फिर मैम कंडक्ट करवा सकते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। और डाउट्स है अगर आप व्हाट्सएप पे ऐसे मतलब टाइपिंग से नहीं पूछ सकते तो मैम कॉल पे ही बात कर लेते हैं, तो वो वाला कोई इशू नहीं है। कि रिमोट से है उससे अगर आप पढ़ोगे तो फिर सोर्सेज है। बिल्कुल, तो सारे टीचर्स आपको हेल्प जरूर करेंगे। तो बहुत ही अच्छा लगा वंशिका आपसे बात करके, बहुत सारी बातें आपने बताई जो कि स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विश यू ऑल द बेस्ट वंशिका। आपका जो भी अल्टीमेट एम है आप उसमें आगे बढ़िए, और इंटरव्यूज के लिए आपको ऑल द बेस्ट, बिकॉज अब आपके इंटरव्यूज होंगे। यस हमारे मैम। टीम आपसे कनेक्ट करेगी फॉर फेलिसिटेशन एंड अवार्ड, डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एंड आपका थैंक यू इंटरव्यू सो मच जरूर, मैम। मुझे लगता है स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आने वाला है। थैंक यू मैम।